फर्स्ट रैंक एजुकेशन में सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है। मैं आपके लिए पर्यावरण की तीसरी क्लास या तीसरा वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें आप पढ़ेंगे कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सुनामी, सूखा, बादल का फटना या बादल प्रस्फुटन, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, इस तरह की सारे जो प्रोग्राम हैं, सारे जो टॉपिक है, आप इस वीडियो के अंतर्गत कवर करोगे। और आ जाइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि सुनामी। अब मुद्दा ये उभरता है, सुनामी क्या है। तो सुनामी वैसे तो जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। अब सुनामी कहते किसको हैं, सुनामी कैसे आती है, महासागरों में या सागरों में? महासागरों या सागरों में जो ऊंची या पैदा होने वाली जो ऊंची लहरें हैं, मान लो ये सागरी तल है और इस सागरी तल में ये लहरें हैं, और ये जो लहरें हैं और सागरी भाग से क्या उठ रही हैं, ऊंचा उठ रही हैं, तो इनको हम क्या कह देंगे, सुनामी कहते हैं। एक बार पुनः फिर परिभाषा देखें। महासागर में ऊंची या पैदा होने वाली लहरों को हम सुनामी कह देते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, लेकिन अब सुनामी से होता क्या है? महासागर में पैदा होने वाली महासागर में पैदा होने वाली ऊंची लहरें सुनामी कहलाती हैं। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ होता है कि महासागरों में जल की ऊंची उठने वाली लहरें। मतलब सुनामी क्या चीज़ है कि महासागर में पैदा होने वाली ऊंची लहरें ही क्या कहलाती हैं, सुनामी कहलाती हैं। या यहीं तक छोड़ दो कि महासागरों में पैदा होने वाली ऊंची लहरें जो स्थल के किनारे वाले भागों में बहुत तीव्र गति से घुस जाती हैं, बहुत सा पानी ले जाती हैं, तो इस तरह की लहरों को हम सुनामी कहते हैं। सुनामी जो शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि महासागर में जल की ऊंची उठने वाली लहरें। अब दरअसल सुनामी आने के कारण या सुनामी के कारण क्या वजह है
कि सुनामी आ जाती है। एक तो सुनामी आने का प्रमुख कारण है ज्वालामुखी, महासागरों के भीतर, महासागरों के भीतर ज्वालामुखी का फटना। अगर कहीं समुद्र के अंदर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो ज्वालामुखी फटेगा तो समुद्र का जल क्या होगा, चारों तरफ फैलेगा, बहुत तीव्र गति से फैलेगा, क्योंकि ज्वालामुखी में क्या होता है, विस्फोट होता है। तो लहरें क्या होंगी, फिर वो पानी की ऊंची उठेंगी और आसपास के धरातल के इलाकों में जो स्थलीय क्षेत्र में भर जाएंगी और वहां पर भारी तबाही मचा देंगी। दूसरा एक कारण और हो सकता है, दूसरा कारण क्या हो सकता है, भूकंप का आना। वो भी कहाँ आएगा भूकंप, महासागरों के अंदर, तो सुनामी आ सकती है। अब सुनामी तो आ सकती है, अब सुनामी से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, क्योंकि सुनामी एक ऐसी घटना है जिसमें मानवीय क्रियाकलाप कोई कार्य नहीं करते। मानवीय कारण हो सकते हैं, मानवीय कारण जब होंगे जब मनुष्य क्या करेगा, महासागरों में बमों का परीक्षण करेगा। अब जब मनुष्य महासागर में बम का परीक्षण करेगा तो स्वतः एक विस्फोट होगा, विस्फोट होगा तो पानी में भी विस्फोट होगा और पानी चारों तरफ फैलेगा, जब ऊंची लहरें उठेंगी वही सुनामी का रूप धारण कर लेंगी। तो ये मानवीय कारण हो सकता है, लेकिन सुनामी एक ऐसी घटना है जिसमें मनुष्य को पता नहीं पड़ता है, लेकिन सुनामी आने के कारण को महसूस किया जा सकता है। वो महसूस कौन कराता है, पशु। लेकिन दिसंबर 2004 में भारत के पूर्वी तट पर, अब भारत में क्या होगा, पूर्वी तट पर, अब पूर्वी तट कहां पर है, बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्वी तट क्या है, बंगाल की खाड़ी। अब ये मान लो ये सिचुएशन है भारत की। अब भारत की ये सिचुएशन तो है, तो भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है वो कहाँ आता है, बंगाल की। अब दिसंबर 2004 में क्या हुआ, यहां पर सुनामी आई। यहां पर क्या आई, सुनामी आई। और इसका जो सर्वाधिक प्रभाव है बंगाल की खाड़ी पर समुद्री लहरों या सुनामी ने भारी तबाही मचाई। मतलब इतनी तबाही मचाई, भारी तबाही मचाई, जिससे भारत में लगभग 10,000 लोगों की जानें गई।
जो दिसंबर 2004 में भारत में सुनामी आई, उस सुनामी ने भारत में लगभग 10,000 लोगों की जान ली, और इससे जो प्रभावित हिस्सा रहा भारत का वो पूर्वी तट रहा। मतलब जो दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई, उस सुनामी ने भारत के पूर्वी भाग को ज़्यादा प्रभावित किया। अब पूर्वी भाग में पूर्वी तट है, अब पूर्वी तट में कौन कौन से राज्य रहे जो इस सुनामी ने प्रभावित किए थे? तो पहले पाता है उड़ीसा, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, अब इसका नाम सीमांध्र हो गया है। इसके अलावा तमिलनाडु, तमिलनाडु के अलावा क्या रहा? पुडुचेरी, इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार। ये भारत में सुनामी से प्रभावित रहे। केरल भी प्रभावित रहा, लेकिन केरल इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं रहा जितना ये उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी या पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, ये सबसे अधिक प्रभावित रहे थे। अब देखिए, दो 2007 से भारत में 2007 में जब 2004 में जब सुनामी भारत में आ गई, तो भारत ने महसूस किया कि सुनामी से कैसे बचा जा सकता है। तो भारत ने सुनामी से बचने के लिए एक सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र लगा दिया है, जो भारत में अभी तक कार्य कर रहा है। तो 2007 से या 2007 में कर दो या से कर दो, भारत में अग्रिम सुनामी चेतावनी केंद्र कार्य कर रहा है। एक बार मैं और कहूं कि दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई, उस सुनामी ने भारत में तो लगभग 10,000 लोगों की जान ली। इसने इंडोनेशिया में लगभग 3 लाख लोगों की जान ले ली। जब भारत में सुनामी आई, दक्षिण के राज्य ज़्यादा प्रभावित हुए, चाहे वो उड़ीसा हो, पुडुचेरी हो, या कह दें हम तमिलनाडु, पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार, ये राज्य प्रभावित तो रहे। लेकिन भारत ने महसूस किया कि भविष्य में अगर ऐसी संभावना दूसरी बार बनी, शायद भारत में दूसरी बार सुनामी आ जाए, तो भारत ने 2004 में अग्रिम सुनामी चेतावनी केंद्र स्थापित कर दिया, जो भारत में अभी तक कार्य कर रहा है। तो इतना कर लेना, इतना आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो यहां से मिल जाएगा। अब देखते हैं हम चक्रवात। साइक्लोन,
अब प्रश्न ये उभरता है कि चक्रवात क्या है। देखिए, चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। मतलब चक्रवातों के केंद्र में वायुदाब होगा, वो परिधि के वायुदाब की तुलना में बहुत कम होगा। और चक्रवातों के चारों ओर क्रम से सम वायुदाब रेखाएं होती हैं। अब देखिए चक्रवात क्या होता है। ये निम्न वायुदाब के केंद्र, मतलब चक्रवातों के केंद्र में वायुदाब कैसा होगा? निम्न होगा। जबकि वायुदाब चक्रवातों में परिधि से केंद्र की ओर कम होता है। चक्रवातों की चलने की जो दिशा है ये केंद्र है। अब ये केंद्र है तो चक्रवातों की चलने की दिशा क्या होगी? अब ये चक्रवातों की चलने की दिशा है, ये केंद्र है, तो केंद्र में क्या होगा? निम्न वायुदाब। यहां पर क्या होगा? उच्च वायुदाब। अब देखिए, अब चक्रवातों की सामान्यतः गति क्या होती है? 50 से 60 किलोमीटर। चक्रवातों की जो गति है वो सामान्यतः 40 से 50 किलोमीटर होती है। सामान्यतः गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है? कभी कभी इनकी गति 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। अब दोनों गोलार्धों में इनके चलने की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। तो चक्रवात क्या होता है? चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जबकि वायुदाब चक्रवातों में परिधि से केंद्र की ओर कम होता है। मतलब इसका यह है कि जब चक्रवात होंगे तो चक्रवातों के केंद्र में वायुदाब निम्न होगा और बाहर की तरफ वायुदाब उच्च होगा। चक्रवातों की गति सामान्यतः 40 से 50 किलोमीटर होती है और कभी कभी इनकी गति 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की भी हो जाती है। लेकिन दोनों गोलार्धों में इनकी जो चलने की जो डायरेक्शन है, अब देखिए ये ग्लोब है। अब ये ग्लोब है तो ये तो तुम्हारा हो गया क्या? उत्तरी गोलार्ध। ये हो जाएगा तुम्हारा दक्षिणी गोलार्ध।
और ये पृथ्वी के ठीक बीचों बीच रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। अब तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध और ये भूमध्य रेखा। तो उत्तरी गोलार्ध होता है 90 डिग्री पर, दक्षिणी गोलार्ध ये भी 90 डिग्री पर होता है। उत्तरी गोलार्ध में 23 सही 1/2, जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री पर एक रेखा होती है, कर्क रेखा। एक दक्षिणी गोलार्ध में रेखा होती है 23.5 डिग्री पर, जिसे बोलते हैं हम मकर रेखा। भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा, भी कह देते हैं। अब दोनों गोलार्धों में दो तरह के चक्रवात आते हैं। दोनों गोलार्धों में मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों तरह के चक्रवात आते हैं। चक्रवातों की चलने की जो दिशा है, चलने की दिशा किसकी? चक्रवात की। तो दिशा है मतलब उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात चलेंगे तो इनकी दिशा कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी चलने की गति जो दिशा होगी वो क्लॉकवाइज होगी। हो गया? मतलब चक्रवातों की चलने की जो दिशा है दक्षिणी गोलार्ध में वो क्लॉकवाइज है और उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की चलने की दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। इसके अलावा एक बात और मुख्य चीज है कि दोनों गोलार्धों में किस तरह के चक्रवात आते हैं। तो चक्रवात अब प्रकार देख ले हम। चक्रवातों के प्रकार। चक्रवात सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक चक्रवात होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। दूसरा चक्रवात होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ आते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः उन क्षेत्रों में आते हैं जहां जलवायु ठंडी हो। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः वहां आते हैं जहां की जलवायु कैसी है? गर्म। तो अगर मैं कहूं कि चक्रवात जो हैं चाहे वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो
चाहे वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो, मैं दोनों की चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं लूंगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ये चक्रवात दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलते हैं। मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है वो दोनों गोलार्धों में, किसमें? दोनों गोलार्धों में। दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य आते हैं। अब देखिए ग्लोब पर देखें तो इस तरह के चक्रवात होंगे। यहां पर 0 डिग्री हो गया, यहां मान लेते हैं 10 डिग्री, यहां हो जाएगा 20 डिग्री। अब यहां मान लिया मैंने 30 डिग्री। थोड़ा सा और मैं बड़ा ग्लोब बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये विषुवत रेखा हो गई, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 10 डिग्री अक्षांश रेखा है। यहां पर तुम्हारा 90 डिग्री होगा, यहां पर तुम्हारा 90 डिग्री होगा, ये 20 डिग्री हो जाएगा, और यहीं पर तुम्हारी होगी 23.5 डिग्री। ये तुम्हारी रेखा होगी कर्क रेखा। एक रेखा होगी तुम्हारी ये 30 डिग्री की, और यहीं पर होगी 35 डिग्री, और ये मान लेते हैं हम अनुमानतः ये 40, ये 50 और ये 60, और 60 के बीच में 55 डिग्री। ठीक उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री, 20 डिग्री, अब ये 23.5 डिग्री हो जाएगा। ये तुम्हारी हो जाएगी मकर रेखा, ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री, और यहीं मान लेते हैं 55 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से, यहां 35 हो जाएगा, 35 डिग्री से 55 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में चक्रवात होंगे। वो चक्रवात होंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक, मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध की बात हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध की बात हो, दोनों ही गोलार्धों में 35 डिग्री से 55 डिग्री के मध्य चलते हैं। अब इनकी जो गति है, चलने की गति, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की ये चलने की जो गति है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इनका जो विस्तार है, मतलब कितने बड़े एरिया में चक्रवात आते हैं, तो इस तरह के जो चक्रवात हैं इनका जो विस्तार है 1000 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर के दायरे में ये चक्रवात का एरिया होता है। इनका व्यास है, ये मैं विस्तार की जगह व्यास भी कर सकता हूँ,
अगर मैं वहीं उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात करूं तो ये चक्रवात सामान्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य आते हैं। तो ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, और इनके बीच में जो चक्रवात आएंगे वो तुम्हारे चक्रवात होंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब ये उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं इनका जो विस्तार है ये थोड़े कम विस्तार में चलते हैं। इनका विस्तार है 150 किलोमीटर से लेकर के 750 किलोमीटर के एरिया में आते हैं। लेकिन वही मैं इनकी बात करूं तो इनकी जो गति होती है, इनकी गति 40 से 50 किलोमीटर होती है। प्रति घंटा होती है। ठीक, दूसरी बात, चक्रवातों के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है जिसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। मतलब चक्रवातों के केंद्र में अगर निम्न वायुदाब हो जाए तो जिसे चक्रवात की आंख कह देते हैं। चक्रवातों के चलने पर, चक्रवातों के आने पर अचानक तेज हवाओं के साथ घनघोर मूसलाधार बारिश होती है, जो मानव और जन और धन दोनों के लिए ही एक आपदा लेकर के आते हैं। अब देखिएगा, विश्व के प्रमुख चक्रवात अब प्रमुख चक्रवात कौन सा है? नंबर 1 पे टार्नेडो। मतलब सबसे खतरनाक चक्रवात कौन सा है? टार्नेडो। और टार्नेडो जो आता है, एक तो यूएसए में आता है, ये यूएसए के अलावा अफ्रीकी तट, यूएसए कह दें हम, कनाडा ले लें, एंड अफ्रीकी तट, यहां पर आता है। दूसरा है हरिकेन। हरिकेन जो चक्रवात है वो आता है कैरेबियन सागर। और मुख्य रूप से क्या करता है? यूएस, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप एंड साउथ अमेरिका महाद्वीप, दोनों को क्या करता है? दोनों को प्रभावित करता है। ठीक। तीसरा है टाइफून। टाइफून आता है दक्षिणी चीन सागर में। देश के तौर पर देखें हम, चीन, जापान, इनको प्रभावित करता है। कई लोग इसको चीन सागर एवं जापान सागर में आता है, लोग ऐसा भी
कहते हैं। एक है विली विली, यह आता तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में। यहां से कई बार एमपीपीएससी ने भी सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया है कि चक्रवातों में सर्वाधिक गति किस चक्रवात की होती है, या हाल ही में कौन सा चक्रवात आया, गुजरात में कौन सा चक्रवात आया, या फैनी चक्रवात आया, जो तरह तरह के नाम दिए गए हैं वर्तमान में, तो उस तरह के चक्रवातों को नाम दे दिया गया है। चौथा ये चक्रवात हो गया विली विली। पांचवा चक्रवात है वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो कहां आता है, बंगाल की खाड़ी में आता है। ये प्रमुख चक्रवात। अब एक प्रश्न यहां से बनता है, सर्वाधिक गति किस चक्रवात की है? सर्वाधिक गति चक्रवातों में टॉर्नेडो की है और इसकी गति है 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो हम चक्रवात को फिर समझेंगे। चक्रवात में क्या होता है, ये निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जबकि चक्रवातों में वायुदाब केंद्र की ओर न होकर परिधि की ओर होता है। चक्रवात सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो दोनों गोलार्धों में, मतलब कर्क रेखा एंड मकर रेखा दोनों के मध्य आते हैं। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, तो मतलब दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो चक्रवात आते हैं वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की जो सामान्य गति है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जो विस्तार है, व्यास है, वो 150 किलोमीटर से लेकर के 750 किलोमीटर के एरिया में आते हैं। और वही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो हैं वो दोनों गोलार्धों में 65 डिग्री अक्षांशों से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य आते हैं। और इसमें क्या होता है, इनकी जो गति सामान्यतः होती है शीतोष्ण की 32 किलोमीटर प्रति घंटे होती है और इनका विस्तार है लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर का व्यास होता है। ठीक, लेकिन कभी कभी चक्रवातों की गति 150 से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर घंटे की कभी कभी हो जाती है। लेकिन अगर चक्रवातों में केंद्र में अगर निम्न वायुदाब है तो जिसे हम कह देंगे चक्रवात की आंख। ठीक, अब कुछ विश्व के प्रमुख चक्रवात हैं। टॉर्नेडो कनाडा में आता है, अमेरिका में आता है, अफ्रीकी तट पर आता है। हरिकेन आता है कैरेबियन सागर में आता है हरिकेन। टाइफून दक्षिणी चीन सागर में, हम चीन सागर है जापान सागर कहते हैं, लेकिन मूल रूप से प्रभावित चीन और जापान को ही सर्वाधिक करता है। ये विली विली है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ये बंगाल की खाड़ी में आता है। अगर चक्रवातों में सर्वाधिक गति देखी जाए तो टॉर्नेडो की होती है। तो चक्रवातों का ये टॉपिक आपका इतना ही है। जो भी प्रश्न बनेंगे आपके चक्रवातों में
यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अब चक्रवात आ रहा है, तो चक्रवात से हम बच कह सकते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। तो मकान पक्के होने चाहिए, सड़कें पक्की हों, तेज़ हवाएं आती हैं, उस तरह की हम अपने रहने की व्यवस्था हमारी एक मजबूत होनी चाहिए। हमारे घर लोहे की रोड के खंभे का पिलर बनाकर इस तरह का हम प्रयोग करना चाहिए। सूखा, अब सूखा है क्या? सामान्यतः जल की कमी ही क्या कहलाती है? सूखा। अगर वर्षा दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है तो किसका कारण बन सकता है? सूखे का कारण बन सकता है। दूसरी बात ये देखा जाए कि वर्षा तो कम हो रही है क्योंकि मनुष्य ने वृक्षों को काट दिया। अब वृक्षों को, वनस्पतियों को हटा दिया, वन क्या करते हैं? जलवायु को समशीतोष्ण बनाए रखते हैं, बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिससे वर्षा होती है। अब यहाँ मुद्दा ये भी उभरा कि वर्षा हो भी रही है तब भी सूखे की सिचुएशन हो सकती है। अगर वर्षा ज़्यादा हो गई तो, अगर वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो फसलें नष्ट हो जाएंगी, तब भी एक सूखे की स्थिति कहलाती है। सामान्यतः मैं ये कह सकता हूं कि सामान्यतः 33% से कम वर्षा होती है तो उस स्थिति को सूखा कह दें तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। देखो, सूखे के कारण और क्या कारण है कि सूखा का प्रकोप भारत में बढ़ रहा है। सूखे की आशंका, भारतीय कृषि में हर साल किसान सूखे की वजह से भयाक्रांत, उसके अंदर डर रहता है कहीं बारिश कम हुई तो हमारे यहाँ फसल नहीं होगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए सूखे की जो संभावना है, सूखे की स्थिति है, वो अत्यंत चिंताजनक है। देखें तो हम सूखे का मुख्य कारण क्या है? पहला पॉइंट तो हो सकता है वर्षा की कमी। दूसरा पॉइंट हो सकता है वनों की कटाई, वह अत्यधिक क्या हो सकता है? पशुचारण। अब पशुचारण होगा तो मिट्टी की जो ऊपरी परत पर जो घास जमती है, वनस्पति उगती है, वो वनस्पति नष्ट हो जाएगी। अगर वो वनस्पति नष्ट हो जाएगी तो वर्षा का जल सीधा पड़ेगा और सीधा का सीधा जल बहता हुआ नदियों में चला जाएगा। तो अत्यधिक पशुचारण, वनों की अंधाधुंध कटाई, वर्षा की कमी। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? जल का अत्यधिक वाष्पीकरण।
मतलब पानी का जब तापमान बढ़ेगा तो जल का वाष्पीकरण होना स्वाभाविक है। जब जल का वाष्पीकरण अधिक होगा तो स्थिति कैसी हो जाएगी? सूखे की हो जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? चौथा पॉइंट, भूजल का अत्यधिक दोहन। मतलब हमने ज़्यादा ट्यूबवेल, हेडपंप, समरसेबल पंप सेटों का ज़्यादा प्रयोग किया। जब हमने इनका ज़्यादा प्रयोग किया तो हमारे लिए समस्या होगी गंभीर, किसकी? सूखे की। अब प्रश्न आता है कि भारत का सूखा प्रभावित क्षेत्र, अब देखिए भारत का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, राजस्थान के अलावा गुजरात, इसके अलावा उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हाल ही के कई वर्षों में पता लगा है कि महाराष्ट्र में पीने के लिए पानी की समस्या है। तो ये भी समस्या हो सकती है। दक्षिण के राज्यों में क्या है? वर्षा तो अधिक हो रही है। ये पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में वर्षा तो खूब होती है, लेकिन पहाड़ी भाग अधिक है। तो ढलान से पानी बहता हुआ, पत्थर की चट्टान है, वो सीधा नदियों में चला जाता है, तो भूमिगत जल में कमी आती है। इसके अलावा अगर देखा जाए लद्दाख, यहां भी वर्षा में क्या होती है? कमी आती है। ठीक, तो यह भारत का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इसमें हम कह सकते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल हो जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा जैसी उत्तरी मध्य प्रदेश में होती है, वैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। जब तो वहाँ भी एक सूखे की स्थिति बन जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो ये बात होती है। अब सूखे को रोकने के उपाय, सूखा के रोकने के उपाय, सूखे को रोकने के उपाय। सूखे को कैसा रोका जा सकता है? पहला पॉइंट, वर्षा जल का संग्रहण करके। दूसरा है नदियों पर बांध बनाकर वह उनसे नहरें निकालकर सिंचाई करके तो ये हो सकता है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? वनों की कटाई पर रोक।
इसमें एक कारण और भी हो सकता है, जो अवैध नदियों से रेत का उत्खनन चलता है उनसे भी क्या हो रहा है, नदियों का जो जल स्तर वो नीचा हो रहा है, नदियों का जो गर्त है वो नीचा होता जा रहा है, इससे भी भूमि का जल स्तर नीचे जा रहा है। तो वर्षा की जो पीने के जल की उपलब्धता है उसमें अभी कमी आ रही है। नदियों और जो ट्यूबवेल हैं, पंप सेट है, उन पर भी हम कुछ हद तक अंकुश लगा करके हम सूखे की संभावना को कम कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आने वाली जो जल की कमी है उस कमी को हम रोक सकते हैं। ठीक, इसके अलावा सूखे में और कुछ भी पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए जैसे वर्षा का जल हुआ, वर्षा का पानी, बारिश हुई, उस पानी को छत पर इकट्ठा किया और एक पाइपलाइन के द्वारा उस पानी को एक तालाब में इकट्ठा कर दिया, संग्रहित कर दिया, और उस पानी का उपयोग हम पशुओं को पिलाने में या हम सिंचाई के लिए भी उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो और भी कुछ टॉपिक रह गए हैं, तो उसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। अब एक और आपदा है मानव के लिए, बादल प्रस्फुटन, या इसको कह सकते हैं बादल का फटना। तो इसकी परिभाषा क्या है कि बादल प्रस्फुटन या बादल का फटना। हम एक ग्रामीण अंचल बात सुनते हैं कि बादल फट गया तो उस क्षेत्र में बहुत विनाश, मूसलाधार बारिश हुई और उस मूसलाधार बारिश से उस क्षेत्र में एक विनाशकारी बाढ़ आई और उससे कई हजार लोगों की जानें जा सकती हैं, क्योंकि जब वर्षा अधिक होगी तो वही जल नदियों में बहकर जाएगा, जिससे नदियां उफान पर होंगी और खतरे के निशान से, डेंजर जोन को पार करके वो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में या आसपास के क्षेत्रों में पानी जो भर जाता है, वही स्थिति एक बाढ़ कहलाती है। तो देखा जाए कुछ क्षेत्र विशेष में कुछ किलोमीटर के भीतर अचानक होने वाली मूसलाधार बारिश या मूसलाधार वर्षा या घनघोर वर्षा को हम बादल का फटना कह सकते हैं। तो यह भी एक प्राकृतिक आपदा है। बादल का फटना तब माना जाता है, बादल का फटना सामान्यतः तब माना जाता है कि कि 100 मिलीमीटर प्रति घंटे वर्षा हो जाए। मतलब अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर अगर वर्षा हो रही है तो उस स्थिति को हम बादल का फटना
मान सकता है। इसको हम सामान्यतः एक भाषा में तड़ित झंझावत भी कह सकते हैं। और अचानक बादल हुआ और आमने सामने से बादल टकराए और जब वहाँ 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर वर्षा हो गई तो इस स्थिति को हम बादल का फटना या बादल प्रस्फुटन की स्थिति को हम मान लेते हैं। वहीं भारत में अगर देखा जाए कि जून 2013 में, मेरा अनुमान है 16 जून की रात थी, तारीख में 2-4 दिन का पीछे हो सकता है, लेकिन जून 2013 कन्फर्म है। 16 जून 2013 की बात है। एक उत्तराखंड एक राज्य है, उत्तराखंड में केदारनाथ, एक हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल भी है केदारनाथ। तो केदारनाथ में क्या हुआ था, यह स्थिति देखी गई थी। मतलब 16 जून 2013 को उत्तराखंड के केदारनाथ में बादल फटने की या तड़ित झंझावत की स्थिति देखी गई थी, जिससे वहां पर घनघोर या मूसलाधार वर्षा हुई थी और इस वर्षा से वहां पर कई हजारों लोगों की जान भी चली गई थी, क्योंकि मंदाकिनी नदी में अचानक से बहुत तीव्र गति से बहुत एक भीषण बाढ़ का रूप धारण कर लिया और वहाँ पर जो भी जितने भी श्रद्धालु थे जो बाढ़ की चपेट में आ गया, तो बाढ़ ने उन सब व्यक्तियों को, उन सब श्रद्धालुओं को अपने साथ बहाकर ले गई और उन श्रद्धालुओं को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा था। अब यहाँ तक तो प्राकृतिक आपदाओं की बात हो रही थी, अब कुछ मानवीय आपदाएं भी हैं, तो हम उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। अब मानवीय आपदा देखें, वे आपदाएं जो मानव के कृत्यों के द्वारा घटित होने वाली या मानव के द्वारा घटित होने वाली या मानव के कृत्यों से घटित होने वाली जो भी आपदाएं हैं, वो मानवीय आपदा या मानव जनित आपदाएं कहलाती है। परिभाषा क्या होगी? मानव के द्वारा या मानव के द्वारा या मानवीय कृत्यों से घटने वाली जो भी घटनाएं हैं वो मानवीय आपदाएं कहलाती हैं। जैसे परमाणु बम गिराना,
अगर हमने किसी देश पर परमाणु हमला कर दिया और परमाणु बम गिरा दिया तो उस देश पर जो आपदाएं आएगी वो मानवीकृत आपदा होगी। इसके अलावा अब मानवीकृत आपदाएं कौन कौन सी हो गई वो देखा जाए। अप्रैल 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र आपदा। दूसरी कौन सी हो जाएगी आपदा? मार्च 2011 में। अब मार्च 2011 में क्या हुआ कि जापान का एक परमाणु रिएक्टर केंद्र है, जापान का परमाणु रिएक्टर केंद्र कौन सा है? फुकुशिमा। फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना। अब जापान का जो परमाणु रिएक्टर केंद्र फुकुशिमा है, यहां पर परमाणु दुर्घटना क्या हुई कि यहां से गैसों का रिसाव होने लगा। और ये फुकुशिमा जो परमाणु दुर्घटना है, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना है। ठीक, 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश की भोपाल, अब मध्य प्रदेश का शहर भोपाल है, राजधानी क्या है? भोपाल है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में एक मिथाइल आइसोसाइनाइड संयंत्र केंद्र था, या यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र था, यूनियन कार्बाइड रसायन संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, जिससे हजारों लोगों की जानें गईं। अब क्या हुआ? ये मानवीय आपदा ऐसी आपदा है जो मानव के कार्यों से या मानवीय कृत्यों से होने वाली घटनाएं हैं, जिससे समूल पृथ्वी के नष्ट होने की संभावनाएं हैं। ऐसी भी घटनाएं, कुछ मानवीय घटनाएं हो सकती हैं, या मानव के कृत्यों के द्वारा घटने वाली जो आपदाएं हैं वो मानवीय आपदा कहलाती हैं। जैसे परमाणु बम का परीक्षण या बांधों का टूटना। अब बांध टूट जाएगा तो क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ लाएगा। तो ये सारी जो आपदाएं हैं मानवीय आपदाएं हैं।